नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी चैप्टर 1 कक्षा 10 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये हमें जो पार्ट दिया गया है इसके अंदर इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैं उनको पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर हम वास्तविक संख्याओं के अंदर जितने प्रकार के टॉपिक हैं हमें उनको पढ़ना होगा। मैं आपको एक एक करके इनका बेसिक्स बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, नई एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संख्या जो होती है, संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या जो होती है, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या दो कौन सी होती है दोस्तों? मैं आपको बताऊं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं जिसे हमें पढ़ना है। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 10 है, कक्षा 10 में हमें सिर्फ वास्तविक संख्या ही पढ़नी है। काल्पनिक संख्याएं कक्षा 11 में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या कौन संख्या होती है? काल्पनिक संख्या जैसे मैं लिख दूँ अंडर में 2i। आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। जो वास्तविक संख्या होती हैं, हम जितनी प्रकार के अपने जो पढ़ते हैं, परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, ये सभी जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं, रियल नंबर्स। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती हैं। तो मैं बता दूं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं। इनके भी चरण होते हैं, कई चरण होते हैं। जैसे कि वास्तविक संख्याओं के अंदर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। और पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी गिनती कितने से शुरू स्टार्ट होती है? जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ हो। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिनकी जो गिनती होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें जीरो को सम्मिलित किया जाता है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक अपर में। यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनकी गिनती 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3। और पूर्ण संख्याएं कौन संख्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें जीरो को सम्मिलित किया जाता है। अगर आप लोग चाहो तो मैं इनकी परिभाषाओं को बता देता हूँ। अगर अपन लोग चाहें तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी गिनती या गणना प्रारंभ होती है, जिनकी प्रारंभ 1 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। n से नेचुरल नंबर्स होती हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जो पूर्ण संख्या होती हैं इसको w से प्रदर्शित करते हैं। किससे? w से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। और इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या जो होती है इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर भी हमें पढ़ना होता है। पूर्ण संख्याओं के अंदर दो प्रकार की संख्याएं आती हैं। एक होती हैं धनात्मक पूर्णांक और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं में जैसे कि धनात्मक पूर्णांक हम पढ़ेंगे, धनात्मक पूर्णांक, और पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक जैसे कि मैं बोल दूं 1 2 3
4 डॉट डॉट डॉट। और ऋणात्मक पूर्णांक कौन होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों जो पूर्णांक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं जी। ये क्या होते हैं, पूर्णांक। ये वास्तविक संख्याओं से आते हैं पूर्णांक। क्या आते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक जो पूर्णांक होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं पूर्णांक? पूर्णांक होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आपको कोई भी समस्या आ रही हो या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कोचिंग में कई बार क्या होते हैं कि बच्चे इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो वीडियो में क्या फ़ायदा होता है कि हम इससे बार बार वीडियो देख लेते हैं और इसमें हमें किसी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि मुझे कोई सरल चीज़ नहीं आ रही है। तो वीडियो को आप दोबारा देखिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब बात आती है इसी के अंदर वास्तविक संख्याओं के अंदर एक टॉपिक और रहता है, हमारी होती हैं परिमेय संख्याएँ। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या ये भी वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं। परिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे 2/3, 5/7, 11/13। ठीक है दोस्तों, यानी परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। अब एक टॉपिक और रहता है, इसमें होता है हमारी परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो दोस्तों, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, IRRATION, इरेशनल नंबर्स। और जो परिमेय संख्या होती हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। नहीं लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या कैसी होती है? जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम बंधु। एग्जाम्पल में √2 के 2, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। √7 के 7, √2 के 13, ऐसे कई प्रकार की संख्या होती है जो अपरिमेय संख्या होती हैं। अब और मैं बताऊं कि अपरिमेय संख्या और किस प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ी होंगी शांत संख्या या अशांत संख्या, मैं वो भी बता देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब मैं आपको बता दूं शांत संख्या और अशांत संख्या क्या होती है। शांत संख्या, शांत संख्या कौन सी होती है? शांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ले लिया पूर्ण संख्या, शांत संख्या क्या है? जैसे मतलब हमने ले लिया 5/2,
तो इसको हम चेक करेंगे ये हमारी शांत संख्या है नहीं है, तो इसके क्या करेंगे हम 2 का भाग कर देंगे 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 उड़ा देंगे, 2 पंचे 10। तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है, तो ये क्या है, एक हमारी शांत संख्या है। अब बात आती है अशांत संख्या की। अशांत संख्या, अशांत संख्या क्या होती है? अशांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 1/3। क्या लिया हमने? 1/3 लिया। अब हमने एग्जाम्पल 1/3 लिया है, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग कर देंगे 1 में। हम 3 का भाग करेंगे 1 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट बढ़ा देंगे। तो देखो क्या होता है, जब दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 0। अब 3 का भाग करेंगे 10 में, 3 त्रिका 9, कितना आया? 1। और जब हम एक बार दशमलव लगा देते हैं तो क्या होता है, आप अपने अनुसार 0 बढ़ती रहती है। तो कितना 0 आ जाएगा? 1। फिर कितना आएगा? 3 त्रिका 9। यानी हम इसमें क्या करते रहेंगे, ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.333 ... या हम 3 पर वार लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है, वार का मतलब होता है ये संख्या हमारी बार बार आएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा शांत संख्या क्या होती है और अशांत संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अब सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। वैसे आप लोग जानते होंगे, फिर भी मेरा कर्तव्य होता है सभी बेसिक चीज़ों को बताना। तो हम पढ़ते हैं सम संख्याएं, सम विषम संख्याएं। सम संख्या विषम संख्याएं में आपको बहुत इजी है, सरल है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं आप परिभाषा चाहें तो लिख सकते हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हों। जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्या कहलाएंगी। अब विषम संख्या कौन संख्या? विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्या, विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। 2 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। और मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है, संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारा टॉपिक दिया गया, हमारा चैप्टर नंबर पहले का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो हमें वास्तविक संख्या पढ़नी है, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़नी है। हम अगली कक्षा 11 में इसको हम पढ़ेंगे। हमने बताया है कि वास्तविक संख्याओं के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिसकी गिनती 1 से प्रारंभ हो। और पूर्ण संख्या कौन संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें 0 को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोलते हैं, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसको N से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसमें उस पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, ... ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें माइनस चिन्ह लग जाता है, -1, -2, -3, -4 ... ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही हमारी इसी श्रृंखला के आगे क्या होता है, इसमें होती है परमेय संख्याएं। क्या होती हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 11/13 और भी कई संख्या होती हैं अनेक। जस्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसके बाद आती है अपरमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्याओं को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे अंडरूट के 2, पाई, अंडरूट के 7, अंडरूट के 13, ठीक है। और इसी श्रृंखला में आगे हमने देखा वास्तविक संख्याओं के अंदर के शांत संख्याएं होती हैं और अशांत संख्याएं होती हैं। शांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने समझा था 5/2। तो हमने क्या किया था, हमने 2 का भाग कर दिया था 5 में, इसको कट गया था, पूर्ण रूप से कट गया था, तो कितने का आया था, ये हमारा कुछ नहीं बचा था, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया था। अब दूसरी यदि है अशांत संख्या। अशांत संख्या मैंने बताया है क्या होती हैं। अशांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से, मैंने उसको लिखना था पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया था 1/3। तो मैं जब 3 का भाग करूँगा 1 में तो जाएगा नहीं, दशमलव के 0 बढ़ाया मैंने, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.3333। तो मैंने क्या किया, 0.3 पर बार का मतलब होता है उस संख्या को बार लिखेंगे। और आगे मैंने आपको अभी बताया है कि इसी श्रृंखला के क्या होती हैं, सम संख्याएँ और विषम संख्याएँ भी होती हैं। तो सम संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याएँ वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। मैंने बताया है कि सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्याओं का बोलते हैं ऑड नंबर्स। इसके बाद हम अब अपनी पहली अभ्यास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या इसकी पहली जो अभ्यास थी, मेरे पास ये पुरानी बुक है जिसमें से हमारा जो टॉपिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको हटा दिया गया है, इसको हमें नहीं पढ़ना होगा। तो इसकी जो पहली अभ्यास थी यानी 1.1 जो अभ्यास थी पहले, यानी इसमें यूक्लिड विभाजन थ्योरम, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अब उसको हमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो 1.1 अभ्यास है उसको हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या है, इसका जो नया टॉपिक है, हमारा टॉपिक होगा अंकगणित आधारभूत प्रमेय। ये जो संख्याएं हैं यानी 1.2 सॉरी, तो जो हमारी 1.2 है, जो हमारी अब जो न्यू बुक आएगी, न्यू बुक, तो जैसे ही मार्केट अवेलेबल हो जाएगी मैं उससे कोर्स कराऊँ। मैंने सोचा कि अब इतना समय जब मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी तो मैं ले आऊँगा बुक, अभी जब तक नहीं है तो अभी हम पुरानी बुक से पढ़ेंगे। तो इसमें जो अब नई बुक आएगी उसमें 1.1 कर दिया गया है, ऐसे क्या कर दिया गया है, 1.1। तो इसका जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या कह रहे हैं, पहले सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमें संख्याएं दी गई हैं इन्हें हमें इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम इसको अभी करते हैं, इसका पहला सवाल। तो इसका जो पहला सवाल है, हम पहला सवाल उतार लेते हैं। पहला सवाल है हमारा 140, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डालेंगे सॉल्व। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे, 140 के फैक्टर, ठीक है। इसका भाग करेंगे, 2 7 14, 0 का 0, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10। अब 2 से भाग जाएगा नहीं तो कितने से, 3 से भी नहीं आएगा, अब भाग जाएगा 5 से, 5 7 35 और 7 1 7। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। इससे क्या करना है, हमें यहाँ गुणनखंड के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, गुणनफल के रूप में। क्या करना है, इसमें लिखा है गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल बराबर लिख देंगे हम 2 गुणे 5 गुणे 7, सॉरी 7, क्या लिखेंगे 7। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी का दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा सवाल क्या है, इसका है 156। दूसरा सवाल है हमारा 156 के हमें गुणनखंड निकालने होंगे। यहाँ हम लिखेंगे 156, इसके भी हम फैक्टर निकाल देंगे। 2 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 7 14, 1 बचेगा, अगला अंक ले लेंगे 6, 2 8 16। 2 से फिर भाग करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6 सॉरी 2 9 18 आएगा। कितना आएगा, 2 9 18। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब कितने से भाग जाएगा, 13, 13 एकम 13। इसको भी हम लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल बराबर, इसमें क्या लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, कितना लिखेंगे 13। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल कराऊँ। अगला सवाल में क्या कह रहे हैं, अगला सवाल में कह रहे हैं 3825 को गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसका जो तीसरा पार्ट होगा हमारा 3825।
मैं आपको एक चीज़ लिखाना भूल गया हूँ। जैसे मान लो हम फैक्टर निकालते हैं तो आप लोगों को जो भाग करने के नियम होना चाहिए, यानी 2 से भाग जाने का नियम, 3 से भाग जाने का नियम, 5 से भाग जाने का नियम, ये नियम आपको याद होना चाहिए। कक्षा 8 में हमने पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वो रूल्स भी बता दूँगा, आप बस कमेंट कर देना। तो अब इसमें देखेंगे हम इसमें कितने से भाग जा रहा है, तो उसमें देखेंगे पीछे देखो 2 से भाग जाने का नियम क्या होता है कि 2 से भाग जाने का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के पीछे क्या हो। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, तो क्या हो कि उस संख्या के पीछे, जैसे देखो 2 से भाग जाने का नियम क्या, 2 से भाग जाने का नियम, 2 से भाग जाने का नियम क्या, कोई संख्या हो या तो उसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। और 5 से भाग जाने का नियम क्या होता है, किसी संख्या के पीछे 0 या 5 लिखा हो, संख्या के पीछे 0 या 5 लिखा हो, वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें हम पहले देखेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, 3 से भाग जाने का नियम क्या होता है, 3 से भाग जाने का नियम, 3 से भाग जाने का नियम क्या होता है, या 3 से भाग जाने का नियम क्या होता है, अंकों का योग होता है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यदि हम जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ दें और उसके अंकों को जोड़ने का जो योगफल आएगा उसको हम 3 से भाग कर देंगे। यदि 3 से भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखो हमारे पास ये कितना आ रहा है, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 5 क्या होते हैं 18, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बचेगा 2, क्या लिखेंगे 3 7 21 और 3 5 15। इसमें हम दोबारा देखेंगे, 3 से भाग जाएगा, 7 3 10 चला जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। अब 3 से जा रहा देखेंगे, 4 2 6, 6 5 11, 3 से अब नहीं जाएगा, अब जाएगा पीछे संख्या कितनी है 5, अब जाएगा 5 से भाग, तो इससे 5 भाग करेंगे 55 40, 2 बचा 55 25। हम इसमें फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 5 7 35, कितनी बार कटा 17 बार, आपके 3 से जाएगा 17, 17 एकम 17। बस इसको हम लिख देंगे गुणनफल बराबर, क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा आंसर। चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है 5005 को लिखना है हमें। चौथा पार्ट है हमारा 5005, इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में निकालेंगे। तो 5 से भाग, देखो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 5 से जाएगा, किससे जाएगा 5 से, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। आप कितने से जा रहा है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें कितने से भाग जा रहा है, हमने देखो 5 से भाग दिया, इसमें कितना 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब इसमें भाग कितने से जाएगा, अब इसमें हम 5 से भाग तो जाएगा नहीं, अब 5 से नहीं जाएगा तो भाग देंगे 7 से, कितने देंगे 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 7 3 21। अब कितने से भाग जा रहा है, अब भाग जाएगा हमारा 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33। अब कितने से भाग जाएगा 13 से, 13 एकम 13। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर हम कितना लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पहले का लास्ट क्या है, पहले का लास्ट है 5वां 7429, इसका निकालेंगे हम 7429। 5वां क्या है हमारा, 5वां है 7429, इसके हम क्या निकालेंगे, इसके निकालेंगे हम फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम भाग करेंगे तो कितने से भाग जाएगा, इसमें देखो हमने 3, अगर हम इसको जोड़ते हैं 2 से भाग जाएगा नहीं, पीछे 2 4 6 8 नहीं है, 3 से भाग करके देखते हैं तो 3 से भाग जा रहा, देखो इसको जोड़ो 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 3 22, कितना 22 होगा, तो 3 से भाग नहीं जाएगा, पीछे 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। तो इसमें हम भाग करेंगे कितने से, इसमें हम भाग करेंगे 17 से, कितने से भाग जाएगा दोस्तों, इसमें भाग जाएगा 17 से, ना ही 11 से जा रहा ना ही 13 से। जब हम इसमें 17 से भाग करेंगे तो इसका जाएगा 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितना 6 बचा, 2 7 13 51 और 17 7 51, 17 7 119, तो ये करेगा 437 बार में। अब इसमें भाग जाएगा दोस्तों 19 से, कितने जाएगा 19 से, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, कितने बार में कटा 23 बार में। अब देखो 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 में भाग करेंगे 23 एकम 23, इसको क्या कर लेंगे, इसके हम लिख देंगे गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो पहले जो हमारा पहला था प्रश्न, पहले के पूरे सभी हो गए।
इसका दूसरा प्रश्न क्या है? इसका दूसरा प्रश्न हमें करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमारे पास जो दो संख्याएं दे रहे हैं, हमें इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है, लासा निकालना है, और फिर बाद में हमें जांच करनी होगी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है लासा या मासा की। यानी मेरे कहने का मतलब इतना है, हमें 26 और जो 91 है, इन दोनों का हम लासा मासा निकालेंगे और लासा मासा का दोनों का गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। यदि दोनों संख्याओं का गुणन बराबर आ जाए और लासा मासा गुणा, तो हमारे जो प्रश्न है उसकी हमारी जांच हो जाएगी। तो हम इसका पहला सवाल करते हैं, दूसरे का पहला प्रश्न संख्या। एक्सरसाइज कौन सी हमारी? एक्सरसाइज हमारी 1.1 नई किताब के अनुसार। इसका जो दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न क्या दे रहे हैं? दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न दे रहे हैं, हमारे पास दे रहे हैं 26 और 91। तो हमें क्या करना है? 26 और 91 क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम निकालेंगे इसका LCM। क्या करेंगे? इसके हम फैक्टर के रूप से हम क्या करेंगे? इसमें लासा मासा निकालेंगे। देखो तो क्या करेंगे हम? 26 के फैक्टर निकालेंगे और 91 के हम फैक्टर निकालेंगे। दोनों के फैक्टर से मैं बताता हूँ कैसे निकाला जाता है लासा और मासा, अच्छे समझना आ जाएगा। ना समझ में ना आया आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6, तो 13 एकम 13। इसको काट के देंगे तो ए कितने से कटेगा? ए हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो कटेगा 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 × 21, कितने बार में कटा? 13 एकम 13। तो देखो दोस्तों, इसका निकालेंगे हम मासा। क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालते हैं हम HCF, इसको हिंदी में मासा बोलते हैं। HCF कैसे निकाला जाता है? HCF निकालने के लिए क्या किया जाए? जो हमारी पहली संख्या उसके फैक्टर लिखेंगे हम, यानी 26, इसके जितने भी फैक्टर आए 2 × 13, और जो हमारी दूसरी संख्या है 91, इसके जो फैक्टर आए, कितने फैक्टर आए? 7 × 13। इसमें क्या होता है HCF के लिए? दोनों में जो संख्या कॉमन मिल जाए, यानी दोनों में देखो हमें कितना मिल रहा है? 13 13। इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF बराबर आएगा 13। ठीक है दोस्तों, इसका HCF आएगा 13। अब हम LCM कैसे निकालते हैं? देखो दोस्तों, LCM के लिए क्या किया जाता है कि दोनों में जो हमें उभयनिष्ठ मिलती है, यानी कॉमन जो मिल रहा है, दोनों में कितना मिल रहा है? 13। तो क्या करेंगे हम? 13 गुणा, इसके बाद क्या होता है कि जो कॉमन मिल जाता है, कॉमन मिलने के बाद हमारे पास जो संख्या बची रहती है उसका हम गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास कितना बचा है? 2 × 7, 2 × 7। अब हम क्या करेंगे? दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 26 गुणा करेंगे 7 में, 26 7 का गुणा करीजिए, कितना आएगा? हाँ, तो 13 और 2 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 26 गुणा होगा 7 में, तो हमारा जाएगा 182। कितना आएगा? 182। ये हमारे क्या निकल के आ गया? लासा और मासा। इसमें प्रश्न में कहा गया था कि पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? तथा, इसमें लिखा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM। तो हम लिखेंगे जांच। आगे क्या करनी है? हमें करनी है जांच। हम बीच में लिखेंगे जांच। जांच क्या करनी है दोस्तों? हमें जांच करनी है, हमें क्या करनी है? हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। ठीक है दोस्तों, तो हम दो संख्या हमें कौन सी देनी थी? देखो, पहली संख्या थी हमारी 26, दूसरी संख्या थी हमारी 91। थोड़ी आवाज़ प्रॉब्लम हो रही। 26 गुणा 91 बराबर, मासा हमने HCF कितना निकाला? HCF निकला हमारा 13 गुणा LCM कितना निकला हमारा? 182। दोनों का गुणा करेंगे हम कितना दोस्तों? तो देखो, हम दोनों का गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या जो थी उसका गुणा करेंगे, 26 गुणा 91। इसका हम देखो गुणा करके दिखाते हैं आपको। 1 का गुणा 6 में, 26 कम 26, 9 6 54 की 4, हाथ से लगाई 5, 9 3 18 और 5 कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23। जाएगा 6 4 2 6 23 और जाएगा 6। यानी हम दोनों संख्या गुणा किया तो हमारे पास कितना आया? 2366। अब हम क्या करेंगे? 13 का गुणा करेंगे 186 में, हमने जो लासा और मासा लिया था, तो हम इसका गुणा करेंगे 13 का। हम 13 का गुणा करेंगे, 13 गुणा 182
तो 2 गुणा 2 3 6, 2 1 2, 3 8 24, 3 3 8 24 के 2 आंसर लगेंगे 2, 8 10, गुणा होगा 1 का 3 1, तो इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 3 और 2 6। देखो दोस्तों, इसका जो गुणा आया वो आया हमारा 2366, इसका जो गुणा आया वो कितना आया हमारा 2366। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका जो हमने गुणा किया, इसका गुणा आया हमारा 2366 और इसका कितना आया हमारा 2366। दोनों का मान कितना आया दोस्तों हमारा इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ, या हिंदी में लिख सकते हैं हम इति सिद्धता। ठीक है दोस्तों, और इसका अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है दोस्तों, अगला सवाल हमारा है 510 और 92। इसका दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92। क्या करेंगे, हम वही करेंगे, हमने आपको बताया था फैक्टर निकालेंगे, 510 के फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग और 92 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम 510 के फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेगा, पीछे 0 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 पंच 10। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने से भाग जाएगा, देखो 5 तो 5 10 2, इसमें 3 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग करेंगे 13 8 24, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो 3 से भाग जाएगा नहीं, 8 और 5 13 होता है, 3 के फाड़े में नहीं आता है, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, कितने से कटेगा दोस्तों 5 से, 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, 5 7 35। अब कितने से आएगा, अब जाएगा 17, 17 एकम 17। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 92 के फैक्टर निकालेंगे, इससे पीछे 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 6 12, इसमें 2 से फिर जाएगा पीछे 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितने जाएगा, अब कटेगा 23 से, कितने कटेगा दोस्तों 23 से। तो क्या करेंगे हमने आपको बताया था, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनके जो फैक्टर रहते संख्याएँ। तो हमारे 510 के गुणनखंड कितने निकला, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के कितने फैक्टर निकला हमारा 92 का 2 गुणा 23। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF। क्या निकालेंगे, HCF कैसे निकलता है, हमने बताया था, दोनों में जो उभयनिष्ठ मिल जाएगा वो संख्या में क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मासा। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कोई संख्या मिल रही है कॉमन, नहीं मिल रही, तो हमारा मासा आएगा 2। कितना आएगा दोस्तों, मासा आएगा 2। अब हम निकालेंगे इसका LCM। क्या निकालेंगे, LCM। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 2, तो 2 को लिख लेंगे। इसके बाद जो संख्या शेष बची रहती है उसको लिख लेंगे, कितना बचा है 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा, यहाँ पे कितना बचा है 2 गुणा 23, इसको लिखेंगे 2 गुणा 23। अब इस सभी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे, कितनी आएगा, गुणा कीजिए दोस्तों, आप लोग गुणा कीजिए। तो हमने LCM निकाला 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। तो इसका मासा हमने, इसका LCM कितना आएगा, इसका LCM मैंने कर लिया है गुणा, इसका गुणा करने पर आएगा 23,460। इसका जो LCM वो 60 आएगा। और इसकी हम क्या करेंगे, जांच। क्या करेंगे, इसकी करेंगे हम जांच। जांच के लिए क्या करेंगे, हम जांच के लिए लिख लेंगे, उसमें क्या कहा था, 2 संख्याओं गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो, किसके बराबर हो, HCF गुणा LCM। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्या, पहली संख्या थी हमारी 510, दूसरी संख्या थी हमारी 92। क्या करेंगे हम, 510 गुणा 92 बराबर करेंगे हम कितना, LCM और HCF। HCF कितना आया था 2 गुणा 23,460। तो 2 का हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, 0 का 0, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9 आएगा, 2 3 6 आएगा, 2 2 4, ये आएगा हमारा 46,920। मैंने इसका भी, तो इसमें हमने जो गुणा किया 510 92 गुणा किया, इसका गुणा आया हमारा 46,920, और इसका हमने जब मासा और लासा गुणा किया, इसका भी आया 46,920। दोनों का गुणनफल कैसा आया दोस्तों, सेम। तो हमारे उत्तर की जांच हो गई। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ। तो 1.1 का दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा पहला, ये जो दूसरा प्रश्न था ये कंप्लीट हो गया है। इसका अब हम करेंगे अगला सवाल। इसका तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें कहा गया है 336 और 54। इसके भी हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे और LCM HCF निकालेंगे। तो तीसरा प्रश्न लगाएंगे हम, दूसरे का तीसरा पार्ट।
क्या कहा गया है, इसमें कहा गया 336 और 54। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम, पहले हम क्या करेंगे 336 के फैक्टर निकाल लेंगे और 54 के 336 फैक्टर निकालेंगे, पीछे 6 तो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, अगला अंक है 13, 2 6 12, 2 8 16, 2 से भाग जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 से भाग जाएगा, 2 2 4, 2 एकम 2, अब 3 से भाग जाएगा, 3 7 22 और 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7। अब हम 54 की क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर निकालेंगे, 2 से भाग जाएगा, पीछे 4 है, 2 2 4, 2 7 14, 3 से भाग जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, उनके गुणनखंड लिख लेंगे। गुणनखंड 336 गुणनखंड कितना आया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, 54 का कितना आया फैक्टर, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया था क्या क्या, दोनों में वैलेंस देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हम एक बार 2 लिख लेंगे। और कहीं क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में क्या मिल रहा है 3, यहाँ पे 3, दोनों गुणा करेंगे तो 3 6, तो हमारा मासा कितना आया 6, क्योंकि और कुछ वैलेंस मिल नहीं रहा है। आप निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मैंने बताया था कि जो वैलेंस मिल जाए सबसे पहले वो लिख लेंगे कि वैलेंस क्या मिला 2, तो 2 का गुणा, फिर क्या मिला वैलेंस 3 3। अब कितना कितना बचा, 2 गुना 2 गुना 2, तो हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और कितना बचा 7 7 गुना, और कितना बचा 3 गुना 3। इन सभी का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। इनका गुणा करने पर गुणा कीजिए तो हमारा गुणा आएगा, तो जब इसका हम गुणा करेंगे, हमने इसका गुणा कर लिया है, इसका गुणा करने पर आएगा हमारा 3024। कितना आएगा लासा, लासा आएगा 3024। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हम करेंगे इसकी जांच। क्या करेंगे, जांच। जांच के लिए क्या करना है बताया था हमने, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा करना है हमें किसका, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्या, पहली संख्या कितनी थी हमारी 336 गुणा और फिर कितना था 54, दोनों का। इसके बाद एचसीएफ कितना आया हमारा 6 गुणा एलसीएम कितना आया 3024। ठीक है दोस्तों, हम आप चाहो तो इसका गुणा कर लो, इसका हम अगर गुणा कर देते हैं, हम गुणा करेंगे 336 गुणा 54, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 4 6 24, हंस लगाएँ 2 4 3 12 13 14 14 4, हंस लगाएँ 4 3 12 1 13, 5 गुणा करेंगे 5 6 30 की 0, हंस लगाएँ 3 5 3 15 3 18 8, हंस लगाएँ 1 5 3 15 और ये कितना आएगा 16। तो 4 4 8 3 11 7 3 6 7 और 1 होगा 8 और 1 ये आएगा 18,144। इसका गुणा करेंगे कितना आता है देखते हैं, 3224 गुणा 6 6 चौका 24, हंस लगाएँ 2 6 दूनी 12 13 चौका 4, हंस लगाएँ 1 6 3 18। तो देखो दोस्तों, दोनों का गुणा कितना आया, इसका गुणा आया 18,144, इसका गुणा कितना आया 18,144। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसका गुणा कितना आया 18,144, इसका भी गुणा कितना आया 18,144। ठीक है दोस्तों, दोनों गुणन में कितना आ गया, बराबर आ गया। हमारी क्या होगी जांच, इसको हम क्या लिख देंगे, प्रूफ। क्या लिख देंगे, प्रूफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है उसको बोलते हैं, यानी फैक्टर बनाना होता है हमें उसको। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, इसमें हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, इसमें हमें उत्तर की जांच नहीं करनी है, हमें जिसमें जांच नहीं करनी है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन लगाते हैं, तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 12 15 21, 12 15 और 21। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि में कुछ नहीं करना पड़ता, फैक्टर निकालने होते हैं। क्या करेंगे हम इसमें, हम 12 15 और 21 के फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर निकालेंगे, कितना कटेगा 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3,
इसमें क्या करेंगे हम 15 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, कितने से जाएगा 3 से, 3 5 है 15, 5 एकम 5। इसके बाद क्या करेंगे हम 21 के फैक्टर निकालेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं सभी के फैक्टर लिख लेते हैं। 12 का फैक्टर कितना आया 2 गुणा 3, और 15 के फैक्टर कितना आया 3 गुणा 5। इसके बाद 21 का फैक्टर कितना निकला 3 गुणा 7। अब मैंने बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या किया जाता है, सभी में जो ओबाइनिस्ट हो उसको देखेंगे। 2 संख्या होती है तो 2 में ओबाइनिस्ट, अगर 3 में 3 में ओबाइनिस्ट देखेंगे। तो तीनों में क्या ओबाइनिस्ट मिल रहा है हमें, तीनों में ओबाइनिस्ट मिल रहा है। इसमें देखो 3 3 3, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा 3। ठीक है दोस्तों। एलसीएम इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है एलसीएम। तो मैंने बताया था कि जो ओबाइनिस्ट है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, 3 गुना कितना बचा है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा, और कितना बचा है 5 गुणा 7, गुणा करेंगे 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 का गुणा करेंगे 7 में तो 6 7 42, कितना हमारा एलसीएम निकलेगा 420। कितना हो गया हमारा तीसरे का पहला आंसर। ठीक है, अगला करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगले प्रश्न में है 17 23 और 29। अगला प्रश्न है हमारा 17 है 23 है और 21 और 29। तो क्या करेंगे हम फैक्टर निकालेंगे सभी के। 17 का फैक्टर निकालेंगे तो 17 एकम 17 आएगा। 29 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 29 एकम 29 आएगा। और जब हम 29 का फैक्टर निकालेंगे तो 29 तो अभाज्य संख्या है थी ना, 29 एकम 29। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें निकालेंगे एचसीएफ। तो देखो हम 17 का गुणा क्या है 17 है, इसको 17 को हम 17 गुणा 1 लिख सकते हैं। और कितना है हमारा 23 को हम 23 गुणा 1 लिख सकते हैं, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, तो तीनों में कितना मिल रहा है 1 1 1, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा 1। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ आएगा 1। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हम संख्याओं का फैक्टर निकालते हैं या गुणनखंड निकालते हैं, उनमें यदि हमें कोई संख्या ओबाइनिस्ट नहीं मिलेगी तब हमारा मासा 1 आता है, यानी हमारा एचसीएफ सदैव 1 होगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो मैंने एलसीएम बताया है, ओबाइनिस्ट 1 है तो 1 का गुणा करने से 1 कर लिख देंगे। और भाई कितना बच रहा है 17 गुणा 23 गुणा 29, सभी का गुणा करते हैं कितना आता है, देखिए करिए गुणा करिए दोस्तों। इसका हम गुणा करेंगे तो इसका आएगा 11,339, 11,339। ठीक है, क्या आएगा हमारा लासा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें हम आपको उत्तरमाला से दिखा देते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों 1.2 यानी जो 1.1 हो जाएगी नहीं किताब में। इसमें देखो इसमें क्या दे रहा है, तीसरे प्रश्न का दूसरा एलसीएम आ रहा है हमारा 11,339 और एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा 1। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल तीसरा प्रश्न है हमारा 8 9 और 25। ठीक है, तो तीसरे का तीसरा प्रश्न है, हम इसके क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। 8 9 25, तो दोस्तों 8 के फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे हम, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 9 का हम फैक्टर निकालेंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 का फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, आप क्या करें हम सभी के फैक्टर लिख लेंगे, कितना आ रहा है। 8 का फैक्टर कितना निकला 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का फैक्टर कितना निकला 3 गुणा 3। 25 का कितना निकला 5 गुणा 5। आप क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या सभी में ओबाइनिस्ट दिखता है। तो देखो मैंने अभी बताया था यदि हम फैक्टर निकालते हैं यानी गुणनखंड निकालते हैं, यदि गुणनखंड में कोई चीज़ हमें ओबाइनिस्ट नहीं मिलती तो उसका मास कितना आता है 1 आता है। कितना आ रहा है उसका एचसीएफ 1। इसमें कोई भी संख्या ओबाइनिस्ट नहीं मिली तो उसका एचसीएफ कितना आएगा 1। आगे निकालते हैं हम एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या है, इसमें कोई ओबाइनिस्ट मिल रहा है तो जितना बचा है उसको सभी को गुणा कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2। और कितना बचा है 3 गुना 3 गुना, और कितना बचा है 5 गुना 5। देखो इसका गुणा करेंगे हम, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। अब 200 गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 9 दूनी 1800। कितना आएगा इसका लास्ट आएगा 1800। ठीक है, हमें इसमें एलसीएम आंसर निकालना था आंसर। बाकी के जो भी सवाल बचे हैं हम वो
अगली वीडियो में लगाएंगे। ठीक है, वीडियो समझ में ना आया हो तो उसको दोबारा देखें। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।